एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स मेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। बेटे, आज हम लोग एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में चैप्टर करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। तो बेटे, एमसीक्यूज आपको हमेशा से पता है कि हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे ये क्लास 12th हो, सीयूईटी हो, बीकॉम बीबीए हो, या आप कोई टीचिंग रिलेटेड एग्जाम, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हमारे, ये हमारे बहुत काम के होते हैं। तो ये क्लासेस जो हैं, ये लेक्चर्स जो हैं, सभी के लिए बहुत यूजफुल हैं जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं या जो किसी भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम आते हैं इशू ऑफ डिवेंचर पे। चलिए तो शुरू करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर से। शुरू करने से पहले एक बार एक छोटा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं कि बेटे, डिबेंचर जो है एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है जो एक कंपनी पब्लिक से लेती है। ठीक, यानी कि एक तरीके से एंटाइटलमेंट ऑफ लोन है। कंपनी ने लोन लिया है और उसके बदले कंपनी डिबेंचर डॉक्यूमेंट दे देती है। ठीक, डिबेंचर पर एक स्पेसिफिक रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है और वो जो इंटरेस्ट रेट है वो डिबेंचर के साथ प्रीफिक्स होती है। प्रीफिक्स मतलब डिबेंचर के नाम के आगे लगी हुई होती है, जैसे कि 8% डिबेंचर, 5% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। तो चलिए आते हैं बीसी के फर्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं तो कहता है डिबेंचर होल्डर्स आर, मतलब डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं। डिबेंचर होल्डर कंपनी के ऑनर हैं, कंपनी के डेटर्स हैं, कंपनी के क्रेडिटर हैं या कंपनी के प्रमोटर। तो पहले तो एक एक करके बात कर लेते हैं। बेटे, ऑनर तो मालिक होते हैं और मालिक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रमोटर होते हैं जो कंपनी को क्रिएट करते हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमें पैसे देंगे और क्रेडिटर वो होते हैं जो हमसे पैसे लेंगे। तो जो डेटर है बेटे, डेटर एक लाइबिलिटी होती है जो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को पे करेगी बाद में। तो इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए सी, करेक्ट। तो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो हमारे लिए एक लाइबिलिटीज है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डिबेंचर रिप्रेजेंट, डिबेंचर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है ये। इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। डायरेक्टर शेयर इन दी कंपनी, बेटे वो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब बात आती है कि जो डिबेंचर है वो बोरोइंग होती है, ये बात तो पक्की है। अब बात यह है कि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो बेटे, जब तक कुछ स्पेसिफिकली ना बताए तो हम डिबेंचर को हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग मानते हैं, क्योंकि डिबेंचर का जो रिडम्पशन होता है वो यूजुअली, बेटे रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, वापसी, जो रिडम्पशन होता है वो लगभग 1 साल के बाद ही होता है। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली कह दे कि हमने जो डिबेंचर है वो 9 मंथ्स के लिए इशू करें, तो आप उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग कह सकते हैं। अदरवाइज इसका जो जर्नल जो कैटेगरी है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट पे आते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। बेटे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमारी जो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज है वहां से भी रिलेटेड है। ठीक, वहां पर भी इसका एक टॉपिक है जीरो कूपन बॉन्ड। बेटे, जीरो कूपन बॉन्ड एक डिफरेंट टाइप के डिवेंचर्स होते हैं जिसके साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो नॉर्मल डिवेंचर होते हैं उनके साथ ऐसे लिखा होता है 8% डिवेंचर्स, ऐसे लिखा होता है। लेकिन जो 0% डिवेंचर, जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, उनके साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता। करेक्ट। होता क्या है कि ये डिवेंचर जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और इनका जो रिडम्पशन है वो एट पार पे होता है। यूजुअली ये 25,000 की डिनोमिनेशन में होते हैं। कितने की डिनोमिनेशन में होते हैं? 25 की। यानी कि आज अगर इन्हें इशू किया जाए तो इन्हें डिस्काउंट पर इशू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें हमें इशू कर दिया 22,000 पे और इनका जो रीपेमेंट होगा वो पूरे 25,000 पे ही होगा। तो इनके बीच का जो गैप 3,000 है, ये डिवेंचर होल्डर का फायदा हो गया। करेक्ट। लेकिन इनके साथ कोई इंटरेस्ट रेट अटैच नहीं होती। बेटे, यूजुअली ये हाईली सिक्योर्ड होते हैं, मतलब इनके जो है डिफॉल्ट होने के कोई चांस नहीं होते, इनके फेल होने के कोई चांस नहीं होते। तो ये हाईली सिक्योर्ड होते हैं
और मजे की बात यह है कि इसे आरबीआई इशू करता है। आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो बेटे इसके साथ जीरो इंटरेस्ट रेट, ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसके साथ 0% लगा हुआ हो। विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो होता ही नहीं है। ठीक, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके साथ कोई स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। क्लियर, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज। अगर आप डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो बेटा देखो, डिबेंचर होता है एक लोन, और लोन पर आप जो इंटरेस्ट पे करते हो वो ऑप्शनल नहीं होता, वो कंपलसरी पेमेंट होता है, वो आपको करना ही पड़ता है। एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो बेटे एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है समायोजन, मतलब प्रॉफिट होगा तो हम देंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस है, आपको प्रॉफिट हो आपको प्रॉफिट ना हो आपको देना पड़ेगा। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब सीबीएसई वाले बच्चों ने इस वर्ड का नाम भी नहीं सुना होता कहीं कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेटे डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए, डिबेंचर के पैसे वापस करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पैसा अलग से इकट्ठा करते रहते हैं, उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। और जब हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए कंपलसरी पेमेंट है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का एक कंपलसरी खर्चा होता है। नेक्स्ट देखिए, डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? फिक्स डिविडेंड मिलता है। भाई डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को मिलता है, इसको तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या इसे प्रॉफिट का शेयर मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। क्या इसे वोटिंग राइट होता है? नहीं होता। डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता। तो इसे बस क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है इसके फिक्स रेट पर। अगर डिबेंचर के साथ लिखा हुआ है 8% डिबेंचर्स, तो इसका मतलब ये जो 8% है ये एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बेटे लिक्विडेशन का मतलब जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है। ऑफ द कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिटर्न, मतलब जो भी उनका अमाउंट है वो रिटर्न होगा। क्या सबसे पहले, क्या सबसे बाद में, क्या इक्विटी वालों से पहले और आफ्टर द इक्विटी? बेटे पहली बात तो इक्विटी वालों को सबसे बाद में मिलता है पैसा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि डिबेंचर वालों को सबसे पहले दो, ऐसा भी नहीं लिखा कि डिबेंचर वालों को सबसे आखिर में दो। ठीक, और इक्विटी वालों के बाद देने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एक लोन है, लोन का पेमेंट मालिक से पहले होगा। तो इसका आंसर है बिफोर इक्विटी कैपिटल। इक्विटी वालों से पहले इसका पेमेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेटे ये वाले सेंटेंस ना बड़े ध्यान से करने चाहिए जब ये आपके टिक दी करेक्ट आए कि इनमें से कौन सा फॉल्स है। अब पढ़ते हैं, डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरोइंग। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम पब्लिक से उधार लेते हैं तो उसे हम बोरोइंग डिबेंचर कहते हैं, ये तो ठीक है। इट इज कस्टमरी टू प्रिफिक्स डिबेंचर्स विद एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल है, मैंने अभी आपको बताया 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। तो जो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट होता है वो डिबेंचर के नाम के आगे प्रीफिक्स कर दिया जाता है, उसके नाम के आगे लगा दिया जाता है। तो ये सेंटेंस भी ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट एक चार्ज है, ये अभी अभी हमने पढ़ा था कि कंपलसरी एक्सपेंस है, तो तीनों सेंटेंस तो ठीक है। फिर भी एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, द इशू प्राइस एंड द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द डिबेंचर कैन नॉट डिफर। बेटे ये बात बिल्कुल गलत है, तो हमारा फॉल्स सेंटेंस ये वाला है। जितने में हम इशू करते हैं क्या उतने पे ही हम इसका रिडम्पशन करते हैं? तो बेटे आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। इन सब चीजों को जानने के लिए आप डिटेल्ड क्लास जो है वो देख सकते हैं डिबेंचर्स की, जहां पर डिबेंचर्स कितने टाइप से इशू होते हैं डिबेंचर के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। तो डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट किसी पर भी इशू हो सकता है, और डिबेंचर का रिडम्पशन भी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पर हो सकता है। ठीक है, तो ये प्राइजेस अलग अलग हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द बियरर डिबेंचर। बेटे इसकी बात करते हैं, बियरर क्या होता है। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं कि बियरर क्या होता है
तो अगर आपकी पॉकेट में या आपके आसपास कोई करेंसी नोट, कोई नोट आपके पास रखा हो, तो आप उसे निकालिए और एक बार उस पर पढ़कर देखिए क्या लिखा है। उस पर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे टू दी बियरर। मान लीजिए आपने 500 का नोट निकाल लिया, तो आई प्रॉमिस टू पे टू दी बियरर ₹500। ठीक, कि मैं बियरर को, बेटे बियरर को हिंदी में बोलते हैं धारक। धारक मतलब जिसके पास है वो चीज, बियरर का मतलब जिसके पास वो चीज है वो उसका मालिक है। क्लियर? तो बियरर डिवेंचर कौन से होते हैं? जो केवल ट्रांसफर कर देने से, अगर मैं आपको दे दूं तो आप उसके मालिक बन जाएंगे, आप किसी और को दे दें वो उसका मालिक बन जाएगा। जो केवल ट्रांसफर करने से ही किसी दूसरे के हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बियरर डिवेंचर। क्लियर? तो अब बियरर डिवेंचर की बात करते हैं। तो जैसे आपकी जेब में करेंसी नोट होता है, तो जब आप किसी और को देते हैं वो उसका हो जाता है। तो देखिए, दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रांसफर करने से दूसरे के हो जाते हैं। देयर ट्रांसफर रिक्वायर्ड डीड ऑफ ट्रांसफर। क्या हमें उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है? नहीं, ट्रांसफर करने के लिए कोई एग्रीमेंट, कोई डीड नहीं बनवानी पड़ती। मैंने आपको दे दिया, आपका हो गया। इसके अगेंस्ट जो बेटे रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर, उन्हें ट्रांसफर करने के लिए हमें डीड ऑफ ट्रांसफर बनवानी पड़ती है। यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें मैं लिखूंगा कि मैं अपने डिवेंचर आपको बेच रहा हूं और आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। दे आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। यस, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। इंटरेस्ट ऑन इट इज पेड टू द होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडेंटिटी। इंटरेस्ट उस बंदे को दे दिया जाता है जो उसका होल्डर होता है। क्लियर? जिसके पास उस टाइम वो डिवेंचर होते हैं उसको उसका इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये तीन सेंटेंस सही है और हमारा सेंटेंस जो बी था दैट वाज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर गेट देयर मनी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। जब भाई लोन है ये, तो जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। डिबेंचर कैन बी फॉरफिटेड। बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चों ने इस वर्ड का नाम तो सुना होगा, फॉरफिटेड। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो फॉरफिटेड वर्ड जानते हैं, ठीक, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जानते हैं हरण। बेटे अपहरण वर्ड से बना है हरण। हरण करना मतलब कि किसी डिवेंचर को अपने पास रख लेना, कंपनी उस डिवेंचर को आपसे छीन लेगी, फॉरफिटेड। अब आप सोचकर देखो, क्या डिवेंचर फॉरफिट हो सकते हैं? आराम से सोचिए, क्या डिवेंचर फॉरफिट हो सकते हैं? शेयर तो हो सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने आप में से किसी बच्चे से कहा कि भाई मुझे 5 लाख रुपीज का लोन दे दो। तुमने कहा ठीक है। तुमने कहा लेकिन सर हम ना एक साथ नहीं देंगे आपको लोन, हम ना आपको 1-1 लाख रुपए करके देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तुमने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, फिर एक और लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए हो गए। अब तुम्हें ये लगा कि यार हमें नहीं लगता कि सर पैसे ठीक से हमारे वापस कर पाएंगे, तो आपने कहा कि सर हम आगे आपको पैसे उधार नहीं दे सकते। तो बेटे एक बात बताओ, इसका क्या मतलब निकालूं? या तो मैं तुमसे ये कहूं कि बेटे एक काम करो, या तो 2 लाख भी भूल जाओ या मुझे 3 लाख रुपए और दो। तो बेटे लोन के केस में ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है भाई 2 लाख रुपए मुझे उधार देने के बाद आपका आगे उधार देने का मन नहीं है, आप नहीं देना चाहते, तो मैं आपको कंपल्शन थोड़ी है आपके ऊपर कोई कि मैं आपको ये कह दूं कि नहीं नहीं भाई बाकी के 3 लाख रुपए भी दो वरना आप अपने 2 लाख भी भूल जाओ। ऐसा नहीं होता, डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता। तो डिबेंचर्स कभी भी फॉरफिट नहीं हो सकते। करेक्ट? तो ये कह रहे हैं डिबेंचर कैन बी फॉरफिटेड। नहीं जी नहीं, डिबेंचर फॉरफिट नहीं हो सकते। अगर आगे देखिए, एक कंपनी की बैलेंस शीट में डिबेंचर शोन अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो अब आपको रट गई होगी बात कि बिल्कुल सही बात है। तो बेटे ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है? फॉल्स है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल का मतलब जिनका एक टाइम के बाद पेमेंट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, रिडीमेबल डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं जिनका एक टाइम पीरियड के बाद रिडम्पशन हो जाए। देखिए रिडीमेबल का क्या मतलब होता है? रिडीमेबल का मतलब होता है इनके अंदर एक टाइम पीरियड मेंशन होता है। टाइम पीरियड कि भाई मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा।
ठीक, एक होते हैं डिवेंचर इररिडीमेबल जो कि इंडिया में इशू नहीं होते, यानी कि ऐसे डिवेंचर जिसके अंदर टाइम पीरियड ना हो। ठीक, तो इररिडीमेबल डिवेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती। आगे चलते हैं, तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर विद वोटिंग राइट, नहीं भैया, ऐसे दुनिया के कोई डिवेंचर नहीं बने जिनको वोटिंग राइट मिले। वोटिंग राइट मिलता है हमेशा शेयर होल्डर्स को, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अब सर कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? बेटे वो डिवेंचर जिन्हें हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, कंपनी अपने ओपन मार्केट से अपने खुद के डिवेंचर खरीद सकती है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी क्या था हमारा? ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर will be repaid by the company either at the end of the specified period, बिल्कुल ठीक बात है, or by installment during the lifetime of the company, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो ऐसे डिवेंचर्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल बनकर जिनका रिडम्पशन हो जाएगा, जिनका रीपेमेंट हो जाएगा, चाहे तो आप एक टाइम पीरियड के बाद पैसे वापस कर दें। भाई मैंने आपसे 10 लाख रुपीज लिए 5 इयर्स के लिए, 5 साल बाद मैं आपके पैसे वापस कर रहा हूं, या 10 लाख रुपीज लिए 2 लाख रुपीज की इंस्टॉलमेंट में मैंने आपके पैसे वापस कर दिए, तो इसे हम बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स, जिनके पैसे एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के अंदर वापस कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, डिवेंचर हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रीपेबल बाय द कंपनी during its lifetime but the payment is made only at the time of liquidation of the company, ऐसे डिवेंचर्स को बोला जाता है इररिडीमेबल डिवेंचर। इररिडीमेबल मतलब जिनका वापसी पैसा नहीं करना, करेक्ट। और बेटे ऐसे डिवेंचर अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इशू नहीं कर सकते, ये नॉट अलाउड हैं। ऐसे डिवेंचर इशू करना अलाउड नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट, करेक्ट। एज पर कंपनीज एक्ट ऐसे डिवेंचर्स आप इशू अब नहीं कर सकते। तो कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस टाइप के डिवेंचर हैं जो आप इशू नहीं कर सकते, तो वो है इररिडीमेबल डिवेंचर्स। आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक, थोड़े से क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ऐसे ही हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है हर एक क्लास के अंदर करते रहेंगे, तो आपका एक एमसीक्यू पोर्शन जो है वो क्लियर होता जाएगा। क्योंकि बेटे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, इससे हमारे जो माइन्यूट से जो माइनर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बिटवीन दी लाइन हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको ये क्लासेस फ्रूटफुल लगती हैं तो बेटे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिन बच्चों ने नहीं किया है, और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे लोग जो किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, या आपका कोई प्लान है सीयूईटी प्रिपेयर करने का, या क्लास 12th के बाद आप कुछ कंपटीशन देना चाहते हैं, तो ये सारी क्लासेस वहां आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।